नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे किस प्रकार से जमानत का आवेदन लिखा जाता है तथा जमानत का आवेदन की धारा 439 के अंतर्गत आवेदन किस प्रकार से लिखा जाता है तथा इसके अंतर्गत कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करने होते हैं तथा इन डॉक्यूमेंट की लीगल वैधता क्या होती है। तो दोस्तों, आपको जो जमानत का आवेदन होता है वो आपको इस प्रकार से लिखना होता है। अब जबकि आपका आरोपी जो है वो जेल में है, तो आपको कोर्ट फीस नहीं लगानी होती है और आपको ऊपर ये लिख देना है कि आरोपी हिरासत में है। उसके बाद में जहाँ पर भी आपका मामला चल रहा है, यह 439 2 ही मामलों में लगती है, एक तो सेशन में और एक हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में अगर आपका मामला चल रहा है तो आपको हायर कोर्ट का यहाँ पर मेंशन करना होता है। अब जैसा कि मेरा सेशन में चल रहा है तो मैंने लिखा है न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, SC/ST कोर्ट नीमच। अब यहाँ पे आपको आपका प्रकरण क्रमांक लिखना होता है। ऐसा ही फॉर्मेट में लगभग इसी प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर जो मामला होता है वह लिखना होता है और मैंने आपको ज़्यादातर बातों में बताया है कि धारा का मेंशन आपको कभी नहीं भूलना है। एक लाइन आपको हमेशा धारा की लिखनी है, जिसे मैंने यहाँ पे 439 लिखा है। अब यहाँ पे जो आवेदन 437 के होते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। उसके नीचे आवेदन का जो फॉर्मेट रहेगा वो 437 में भी सेम ही रहेगा। उसमें तथ्य बदल जाते हैं और यहाँ पर जो धारा होती है वह बदल जाती है, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपराध धारा का मेंशन करना है। जैसे अपराध धारा वह होती है जो पुलिस थाने में जो रिपोर्ट रजिस्टर होती है, उसमें जिन-जिन अपराधों का उल्लेख पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत होता है, उन सभी धाराओं का उल्लेख यहाँ पे कर देना है। उसके बाद में अपराध क्रमांक लिखना है जो कि पुलिस थाने से आपको मिलता है। उसके बाद में गिरफ्तारी की दिनांक। चूँकि अपराधी गिरफ्तार है तो आपको गिरफ्तारी की दिनांक अवश्य करके मेंशन करना है, ताकि जज अनुमान लगा सके कि कब से आरोपी जेल में है। और गिरफ्तारी जिस दिन से होती है उसी दिन से व्यक्ति परेशान होना शुरू हो जाता है, तो वो अनुमान कोर्ट लगा पाएगी। उसके बाद में आपको लिखना है माननीय महोदय, सेवा में प्रार्थी की ओर से आवेदन निम्नानुसार है। अब ये जो अधिवक्ता की तरफ से मतलब अधिवक्ता इसको लिखता है, लेकिन ये आवेदन जो होता है प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लिखता है। तो आप ऐसी छोटी-मोटी गलतियों के बारे में सोचे नहीं कि यह अधिवक्ता लिख रहा है या कोई और, तो ऐसी बातें नहीं सोचे। उसके बाद में यह कि प्रार्थी ग्राम, जो भी ग्राम है, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होकर अध्ययन करता है और नवयुवक है। इस प्रकार से आपको अपनी प्रथम लाइन लिखनी है। प्रथम लाइन में लगभग सभी सेम ही रहता है। इसमें आपको सिर्फ प्रार्थी कहाँ का है तथा उसका गांव कौन सा है, वह कहाँ का क्या करता है तथा कैसा दिखता है, जैसे नवयुवक है या वृद्ध है या कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है, इस प्रकार की बातों का उल्लेख करना होता है और प्रथम लाइन लगभग कॉमन चलेगी। उसके बाद में यह कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत पत्र का यह आवेदन प्रथम पत्र है। इसके अलावा बाहर के किसी भी न्यायालय में कोई भी जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय में लंबित और विचाराधीन है। यह लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और यह लाइन आपको हर एक आवेदन के अंतर्गत लिखनी है, जो भी आप जमानत का आवेदन लिखते हैं। अगर आप 437 का भी लिखते हैं तब भी आपको यह लाइन मेंशन करनी है। यह कि प्रार्थी का तथाकथित अपराध में कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी तथाकथित अपराध में झूठा लिप्त किया गया है, जबकि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। तो आपने यहाँ पे लगभग कोर्ट को आधी बात स्पष्ट कर दी है कि झूठा लिप्त किया गया है। ये लाइन लगभग सेम रहेगी और इसी लाइन को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यह कि प्रार्थी BA नर्सिंग प्रथम वर्ष का छात्र होकर अध्ययनरत है। यदि प्रार्थी जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसकी पढ़ाई बाधित होगी और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा फैक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि आपका केस सोल्व फैक्ट क्या है। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमाने वाला एकमात्र सदस्य है या कोई किसी कार्य में वह ज़्यादा व्यस्त रहता है, तो आप उस कार्य का मेंशन कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर ये पढ़ाई करने वाला छात्र था तो मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है। अब इसके बाद में लिखना है कि यह कि प्रार्थी नवयुवक है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण अन्य आपराधिक प्रवृत्तियों व्यक्तियों के संसर्ग में रहने से उसके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दौरान विचारण प्रार्थी को जमानत पत्र आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। अब इस लाइन में आपने क्लियर कर दिया है कि अगर जो जमानत पत्र का आवेदन खारिज हो जाता है या जमानत नहीं मिलती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। अब आपको छठवीं लाइन में लिखना है कि तथाकथित अपराध में झूठा आलिप्त किया जा रहा है एवं तथाकथित अपराध में प्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है।
पुलिस द्वारा प्रार्थी को जो तथाकथित अपराध में पंजीकृत किया गया है वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। यह लाइन भी आपको लगभग कॉपी पेस्ट करनी है। अब इसमें यह आपको बता देना है कि संबंध सरोकार नहीं है यह बात, और एक पुलिस द्वारा प्रार्थी को जो पंजीकृत अपराध किया गया है वह मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। यह लाइन ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। यह बताना जरूरी होता है कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। जब कोर्ट यह समझ लेती है कि इस अपराध के अंतर्गत मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा नहीं है, तो आपकी जमानत जो आवेदन होता है उसके चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में यह कि प्रकरण में चालान प्रस्तुत होकर विचारण होकर निर्णय होने में काफी समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दौरान विचारण प्रार्थी को जमानत पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। अब इसमें भी यह बात लगभग कॉमन रहेगी और इसको आप हर एक में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय श्रीमान के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। यह लाइन भी आप लगभग कॉमन लिख सकते हैं। उसके बाद में यह कि श्रीमान के संतोषानुसार साहूकार प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। यह लाइन भी आपकी कॉमन हो जाएगी। उसके बाद में यह कि प्रार्थी ग्राम, यह लाइन आपको अपने फैक्ट के अनुसार लिखना है। और उसके बाद में निवासी होकर कहीं पलायन करने, गवाहों को डराने धमकाने की लेस मात्र संभावना नहीं है। न्याय हित में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। यहाँ से ये लाइन आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे कि पलायन करने और गवाहों को डराने धमकाने की लेस मात्र संभावना नहीं है और न्याय हित में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। यह कि अन्य तथ्य वक्त बहस के समय निवेदन किए जाएंगे। अर्थात अगर कोई भी मामला अगर ऐसा लग रहा है जिसपे जज साहब को डाउट है या फिर जो उच्च न्यायाधीश है उसको डाउट है, तो वक्त बहस के वो सभी निवेदन जो भी मांगे जाएंगे वो हम प्रस्तुत कर देंगे। तो इस प्रकार का आपको आखिरी लाइन में वर्णन कर देना है, ताकि अगर जज अगर थोड़ा बहुत झिझके तो वो इस लाइन को पढ़ के आपकी जमानत अप्रूव करेगा। उसके बाद में आपको लिखना है जो प्रार्थना, आपको हर एक आवेदन में एक प्रार्थना लिखनी है, ताकि इस पर विशेष ध्यान जाता है। बहुत बार ये प्रार्थना ही आपको जमानत का आपका आवेदन अप्रूव करा देती है। तो अतएव आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का योग्य राशि की जमानत पर रिहा किया जाने हेतु बाबत है आदेश प्रदान फरमावे। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में प्रार्थी का पूरा नाम, अगर यहाँ पे प्रार्थियों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर प्रार्थी गण कर देना है आपको। और इसके बाद में यहाँ पे अधिवक्ता के हस्ताक्षर और यहाँ पे अधिवक्ता की सील लग जाएगी। अब ये जमानत का आवेदन पत्र आपका बन चुका है। अब ये जमानत का आवेदन बनने के बाद में आपको एक शपथ पत्र संलग्न करना होता है। शपथ पत्र वो व्यक्ति देता है जो जमानत के लिए आपकी तरफ से आवेदन करता है। अर्थात जैसे आपके पिता हुए, जो आपके जान पहचान वाले होते हैं, जो आपको जेल से रिहा करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ से शपथ पत्र देते हैं, जिसको आपके मामले की जानकारी होती है या आपके केस से जुड़ा हुआ होता है, वह उसी व्यक्ति का शपथ पत्र लगेगा। तो यहाँ पे यह मामले का लगभग एज इट इज लगेगा जैसा कि मामला चल रहा है। जो आपने ऊपर लिखा था वह को ही आपको वापस यहाँ पे भी लिखना है। इस शपथ पत्र में भी आपको धाराओं का मेंशन करना है। और उसके बाद में यहाँ पे अपराध क्रमांक, पुलिस थाना कैंट, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में शपथ पत्र का प्रारूप यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि, अब यहाँ पे ये सब चीजें शपथ पूर्वक कथित है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको ऊपर ही ऊपर जो शपथ कर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, आयु, व्यवसाय, निवासी, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में शपथकर्ता शपथ पूर्वक निम्न बयान करता है। अब इस प्रकार से सारे बयान रहेंगे। तो कुछ बयान आप कॉपी कर सकेंगे और कुछ बयान आप आपके फैक्ट और केस के अनुसार ही आपको लिखना है। तो यह कि शपथकर्ता उपरोक्त वाद में प्रार्थी का पिता है तथा वाद के पैरोकार अर्थात पैरवी करने वाला है। यह कोष्टक वाला आपको नहीं लिखना है, आपको पैरोकार लिखना है। एवं वाद के समस्त तथ्यों से भली भांति परिचित है। सेकंड लिखना है आपको कि यह कि प्रार्थी को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। तीसरा लिखना है कि यह कि प्रार्थी नर्सिंग प्रथम वर्ष का छात्र है जो नीमच में पढ़ाई करता है तथा पढ़ाई में ही पूरा ध्यान लगाता है।
चौथी लाइन लिखनी है कि यह कि प्रार्थी का अपराध साबित करने के लिए शिकायतकर्ता के पास कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, सब फर्जी है। उसके बाद में यह कि प्रार्थी दिनांक या मतलब जो भी दिनांक है उस दिनांक से जिला जेल में है। उसके बाद में छठवीं लाइन लिखनी है कि यह कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के अपराध में दोषी नहीं पाया गया है। लगभग जहाँ तक मैं समझता हूँ आप ये सब लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ये वाली लाइन में थोड़ा ध्यान देना है कि नर्सिंग प्रथम वर्ष का छात्र है। यहाँ पे आपको जो भी कार्य करता है उस कार्य का मेंशन करना है, जो भी आपका क्लाइंट है और उसका जो भी उसका व्यापार है उसका मेंशन करना है। शपथ पत्र भी लगभग आपको सेम ही बनाना है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट और आपके जो मामला रहेगा उसको थोड़ा देख के ही बनाना है। उसके बाद में क्योंकि काफ़ी लाइनें तो लगभग सेम रहेगी उसमें, लेकिन जैसे कुछ बातें होती है जो आप एक्स्ट्रा जोड़ना होती है कई केसेस में, तो वो आपको थोड़ा देखना रहेगा कि किसी केस में अगर कोई लाइन अगर आप एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो वो आपको जोड़ना रहेगी। उसके बाद में यह कि पूर्व प्रार्थी में किसी प्रकार के अपराध में दोषी नहीं रहा है। यह कि प्रार्थी मुकदमे के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहेगा। यह कि प्रार्थी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह कि प्रार्थी उचित जमानत प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। यह कि प्रार्थी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको 10 एक लाइन लिख देनी है और ये सब लाइन अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका केस है ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर केस है उसी हिसाब से आपको फैक्ट लिखने हैं और इन्हीं लाइन में से आप जो लाइन कॉपी कर रहे हैं तो वह लाइन आपको इसी प्रकार से कॉपी करनी है कि आपके केस में आगे उसका क्या काम रहेगा। उसके बाद में उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी को जमानत का अधिकारी है, यह लाइन आपको हर एक केस में लिखनी है और यहाँ पे आपका दिनांक रहेगी और यहाँ पे जो शपथकर्ता होगा उसके हस्ताक्षर इस जगह होंगे। उसके बाद में शपथकर्ता वह व्यक्ति होगा दोस्तों जो शपथ लेगा प्रार्थी की ओर से। शपथ पत्र के बाद आपको सत्यापन लिखना है। सत्यापन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो भी आपने शपथ पत्र के अंदर लिखाया है उसी का आपको सत्यापन करना होता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आप जब भी शपथ पत्र बनाएं तो एक बार उसको जो शपथ पत्र लिखवा रहा है अर्थात आपका क्लाइंट ही शपथ पत्र लिख रहा है तो उसे एक बार पढ़कर सुना देना है और उसको पता होना चाहिए कि भाई उसने शपथ पत्र में क्या शपथ ली है, ताकि अगर कोर्ट में जो आपके विपक्ष के लॉयर हैं वो भी अगर पूछ ले कि आपने शपथ पत्र में क्या बोला है तो वो पढ़कर मतलब उसे याद हो कि उसने क्या बोला है। और उसके बाद में लिखना है मैं बस पिता जो पिता है उनका नाम और यहाँ पर जो शपथ ली है उस बंदे का नाम, जो आपका क्लाइंट है उसका नाम। उसके बाद में सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 10 तक के समस्त कथन में वर्णित। और फिर आपको ये जो लगायत शब्द है इसका हो सकता है आपको थोड़ा अर्थ नहीं लग रहा हो, तो 1 से लेकर 10 तक और के समस्त कथन में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान मान विश्वास से सही एवं सत्य हैं, मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। इस प्रकार से आपका लगभग जमानत का पूरा ये आवेदन संपूर्ण होता है और इसको आप धीरे-धीरे करके देखें और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी अगर कहीं तकलीफ आई है तो मुझे कमेंट में बताएं और इसके बाद में भी अगर आपको इसके ऊपर और एक और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और जय श्री राम।